जय हिंद मित्रों, सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जो है 6 मंथ का करंट अफेयर कंप्लीट करने वाले हैं। आज का हमारा 2025 का जितना भी 6 महीने का करंट अफेयर है, जनवरी से लेकर जुलाई तक का सारा कंप्लीट करेंगे। इसमें हमारे बहुत सारे टॉपिक होने वाले हैं। आपके जितने भी आगामी एग्ज़ाम हैं, उन सभी एग्ज़ामों को लेके हमने एक तरफ से टॉपिक बना रखे हैं। करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, सभी का देखेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये करंट अफेयर किस किस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले तो जो बच्चे यूपी पीईटी दे रहे हैं, जो पेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपी पेट, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। जिनका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है, ठीक है, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। जिनका एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम है, और जो रेलवे एनटीपीसी दे रहे हैं, एनटीपीसी दे रहे हैं 12th लेवल का, उन सभी लोगों के लिए ये दोस्तों वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली। और जितने भी आगामी एग्ज़ाम हैं, सभी के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट होगी। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या टॉपिक करने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक हम करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे रिपोर्ट एवं सूचकांक। जितनी भी 2025 और 24 की जो अभी तक नहीं आई, वो 24 वाली पढ़ेंगे। जो आ चुकी हैं वो नवीनतम पढ़ेंगे। तो सारी रिपोर्ट एवं सूचकांक देखेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, जितने भी चर्चित स्टैचू हैं हमारे, ठीक है, वो सारे स्टैचू देखेंगे कि रामानुजाचार्य का स्टैचू कहाँ बना, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू। जो स्टैटिक वाला पार्ट है वो भी इसमें शामिल करते हुए चलेंगे, ताकि आप लोगों को स्टैटिक अलग से ना पढ़ना पड़े, ठीक है। तो इसके बाद देखेंगे महत्वपूर्ण पुरस्कार, सम्मान, पदक, ठीक है। जितने भी हमारे 3 जो हैं पदक होते हैं, वो हैं, क्या बोलते हैं, पद्म पुरस्कार हैं, उनको भी देखेंगे। जो पद्म श्री है, पहले तो पद्म विभूषण होता है, पद्म विभूषण होता है, ठीक है। उसके बाद पद्म भूषण होता है, फिर होता है पद्म श्री, तीसरा होता है पद्म श्री। तो ये तीनों पुरस्कार किसको किसको दिए गए, कितने लोगों को दिया गया। अभी दोस्तों उसमें आया था, यूपी ट्रिपल एससी में इसका क्वेश्चन आया था कि पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया। तो वो सारी चीज़ें देखेंगे, एक एक लोगों की फ़ोटो लगा के सारी चीज़ें भी दिखाएंगे किस तरह से हमने ये तैयार किया। एक बार आप लोग देख लीजिए पीडीएफ। देखिए, इतने सारे टॉपिक होने वाले हैं आज की पूरी क्लास में। टॉपिक वाइज भी कई सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले हमने ये सूचकांक एवं रिपोर्ट की लिस्ट बना ली, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, सारे सूचकांक एवं ये जितने करा लेंगे, उसके बाद चर्चित स्टैचू, सारे स्टैचू देखेंगे। जितने भी स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी है, स्टैचू ऑफ बिलीफ है, जितने भी स्टैचू हैं, सारे स्टैचू देखेंगे, किनका किनका स्टैचू है, ठीक है, और कहाँ पर बनाया गया है, ठीक। इसके बाद उसके आगे देखेंगे दोस्तों, जितनी भी हमारी रामसर स्थल हैं, जो अभी कितनी रामसर साइट हैं जो हमारे इसमें हो चुकी हैं इस समय करंट में, वर्तमान में इंडिया में कितनी रामसर साइट हैं, और उसका स्टैटिक पार्ट भी देखेंगे। पद्म अलंकरण, देखिए ये अभी बता रहे थे ना, पद्म पुरस्कार, तो पद्म विभूषण कितनों की, ये फोटो लगा के बाकायदा हमने दोस्तों आप लोगों के लिए तैयार किया है। बहुत मेहनत करी है इस वीडियो को बनाने के लिए। तो जो लोग नए हैं, पुराने लोगों को कोई बात नहीं, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो पद्म पुरस्कार, उसके बाद नोबेल पुरस्कार साथ में ले लिए एक साथ ही, ठीक है। उसके आगे दोस्तों साहित्य अकेडमी पुरस्कार है। जितना भी आज देखिए किस तरह से पूरा वीडियो ऐसे तैयार किया है, आप लोगों को एक ही वीडियो में सारे पुरस्कार, जितना भी करंट अफेयर है, खेल पुरस्कार, सब बाकायदा वीडियो के साथ। देखिए, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जिन 4 लोगों को मिला, सभी की फ़ोटो लगा ली एक साथ। हमारी मनु भाकर जी हैं, ठीक है, प्रवीण कुमार जी हैं, सभी का एक तरफ से मतलब पूरा लगा लिया है, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार किसको मिला, और जितने इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं, फिर केंद्र की योजनाएं शामिल कर ली। ऐसे करके आप लोगों को पूरा एकदम कंप्लीट करने वाले हैं। आइए तो पहले टॉपिक देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं, उसके बाद आप लोग एक तरफ से कंप्लीट कर लेना। सबसे पहले देखिए, हमारे ये जो पुरस्कार एवं रामसर स्थल देखेंगे, उसके बाद रामसर साइट कौन कौन सी है, केंद्र एवं राज्य की योजनाएं देखेंगे, सैन्य अभ्यास देखेंगे, जितने भी हमारे सैन्य अभ्यास हुए, किस देश के साथ कौन सा अभ्यास हुआ, और जो नवीनतम वाले वो भी देखेंगे इसमें साथ में, ठीक है। इसके बाद पुस्तकें एवं लेखक देखेंगे, जितनी भी हमारी नवीनतम पुस्तकें हैं, लेखक हैं उनके, वो सभी देखेंगे, ठीक है। नहीं, कभी कभी पूछ देता कि ये पुस्तक किसकी है, उसका विमोचन वगैरह कभी कभी कोई इंपॉर्टेंट होती है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने किया तो उसका उसका पूछ देता है। इसके बाद महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम देखेंगे, केंद्रीय बजट देखेंगे, वन स्थिति रिपोर्ट देखेंगे, जितने जीआई टैग हैं वो देखेंगे, और महत्वपूर्ण नियुक्तियां देखेंगे। जितने भी हमारे महत्वपूर्ण नियुक्तियां, कि न्यायिक प्रमुख कौन बने हैं, कहें जो हमारे सीजीआई कौन बने हैं इस समय, निर्वाचन आयोग के कौन प्रमुख बने, ठीक है, अध्यक्ष कौन बने, अर्धसैनिक बलों के प्रमुख कौन है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। और केंद्रीय बैंकों से रिलेटेड जो प्रमुख बने हैं उनको देखेंगे, ठीक है। राज्यपाल वगैरह देखेंगे। जितनी भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं, इसमें दोनों देखेंगे, ठीक है। एक तो राष्ट्रीय भी देखेंगे
और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों देखने वाले हैं। ठीक है, ऑपरेशन देखेंगे इसमें, ऑपरेशन जो भी हमारे ऑपरेशन चलाए गए किसी देश में, जैसे म्यांमार में अभी भूकंप आ गया, उसके लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी ऑपरेशन है सारे देखने वाले हैं। सम्मेलन एवं महोत्सव देखने वाले हैं। ठीक, और जो भी क्या नाम टॉपिक वाइज हमारा बचेगा कि बक्स बोर्ड का जो संशोधन हुआ है, भगवत गीता का जो भगवत गीता एवं नाट्य शास्त्र को जो यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया गया उसको देखेंगे। एसडीजी इंडेक्स देखेंगे कौन राज्य किस श्रेणी में है। एक्सियोम मिशन जो गया हमारे शुभांकर मिश्रा जी गए हैं, शुभांशु शुक्ला जी गए हैं, शुभांकर नहीं शुभांशु दोस्तों। ठीक है, तो शुभांशु शुक्ला जी जो गए हैं उनका जो एक्सियोम मिशन है उसके बारे में देखेंगे। इसके बाद दोस्तों पहलगाम घटना देखेंगे हैं। जितने भी टॉपिक होने वाले हैं सारे टॉपिक इसी में देखेंगे। अब आइए सबसे पहले हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों? सबसे पहला हमारा टॉपिक है रिपोर्ट एवं सूचकांक। जितनी भी रिपोर्ट और सूचकांक हैं इसमें एक साथ पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए आप लोग साथ ही साथ नोट करते रहिए, नोट नहीं करिए तो कम से कम वीडियो एक दो बार देख लेंगे, पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले देखिए इस तरफ ये क्या दिया हुआ, ये सारे सूचकांक के नाम दिए गए, कौन सा सूचकांक या रिपोर्ट है। ठीक है, ये इधर जारी करता दिया गया है, इधर शीर्ष देश दिए गए और भारत की रैंक क्या है ये दिया गया है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं जो हमारी प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है उसमें कितनी दोस्तों जारी करता कौन है उसका? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को जारी किया। इसको दोस्तों नंबर 1 पे कौन है? नॉर्वे है, नंबर 1 पे नॉर्वे। भारत की रैंक इसमें कितनी है? 151। भारत की रैंक इसमें जरूर ध्यान रखिए, भारत की रैंक 151 है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 151 है। अगला दोस्तों देखते हैं लोकतंत्र सूचकांक। लोकतंत्र सूचकांक इसको दोस्तों इसमें नंबर 1 पे कौन शीर्ष देश है? नॉर्वे है और भारत की रैंक 41। भारत की रैंक तो सभी की याद करनी दोस्तों, जितने भी हमारे हैं भारत की रैंक सभी की याद करते हुए चलनी। एक नंबर में लोकतंत्र सूचकांक पे नॉर्वे है। जारी करता कौन है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, यूके का है इकोनॉमिक इंटेलिजेंट यूनिट, ये जारी करता है। नंबर 1 पे नॉर्वे, प्रेस में भी नंबर 1 पे नॉर्वे है और जो है लोकतंत्र सूचकांक में भी नंबर 1 पे नॉर्वे है। तीसरा हम देखते हैं अपना वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। इसको जारी कौन करता है? यूएन सतत विकास समाधान नेटवर्क, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क जारी करता है, यूनाइटेड नेशन। ठीक है, इसमें नंबर 1 पे कौन है? फिनलैंड है। भारत की रैंक इसमें कितनी है? 118। जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है इसमें भारत की रैंक कितनी है? 118। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक 118 है। अब देखते हैं भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। ठीक है, भ्रष्टाचार बोर्ड सूचकांक इसको जारी कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है और इसमें नंबर 1 पे है डेनमार्क और इसमें रैंक कितनी है भारत की? 96 है। 2023 में इसकी रैंक कितनी थी? इसमें 93 थी। 2023 में भारत की रैंक कितनी? 93 थी। ठीक है, अब जो है इसकी रैंक जो है और ये गिरा है। जब रैंक अगर बढ़ती है कभी कभी उसमें जैसे मान लो प्लस में 51 है, अगर पहले हमारी 161 थी, ऐसे 152 थी, ऐसे जब बढ़ती है नंबर बढ़ता है तो हमारी रैंक क्या नाम हमारी स्थिति बुरी होती है और जब रैंक घटती है तो हमारी स्थिति अच्छी होती है। ठीक है, तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक को जारी कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको आपको बताते चलें कि ये इंपॉर्टेंट है उसको जो है आप लोग टिक करते हुए चलिएगा। इसके बाद ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स है जो, इसको जारी कौन करता है? बेल्थुगर हिल्फे, जर्मनी का एक ये संगठन बेल्थुगर हिल्फे, ये बेलारूस इसमें नंबर 1 पे है। बेलारूस में सबसे ज़्यादा जो है भिखारी हैं, बेलारूस सबसे ज़्यादा मतलब हंगर, सबसे ज़्यादा भूख मतलब भिखारी एक तरह से। और भारत की रैंक कितनी है? 127 है। पहले दोस्तों हमारी स्थिति काफ़ी ठीक थी, 111 पे थे, अब दोस्तों और ख़राब हो गई हमारी इसमें रैंक, 127 हो गई है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी रैंक कितनी? 127 है। अब देखते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक 2025 इसको जारी कौन करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसे जारी करता है। इसमें नंबर 1 पे कौन है? स्विट्जरलैंड है। भारत की रैंक कितनी है? 134। भारत की रैंक कितनी? 134 है। ठीक है, अगला हमारा है दोस्तों लैंगिक असमानता सूचकांक। इसको भी यूएनडीपी जारी करता है और इसमें नंबर 1 पे कौन है? फिनलैंड है। भारत की रैंक कितनी? 108। अभी एक बार से हम लोग भारत की रैंक जरूर देख लेंगे क्योंकि भारत की रैंक बहुत ज़्यादा पूछती है कि इसमें इंडिया की रैंक कितनी है। तो लैंगिक समानता सूचकांक में कितनी है? असमानता सूचकांक में 108 है भारत की रैंक। अब अगला देखते हैं विश्व खुशहाली सूचकांक। इसको जारी कौन करता है? सतत विकास समाधान नेटवर्क।
सतत विकास समाधान नेटवर्क जारी करता है। विश्व खुशहाली सूचकांक, इसमें नंबर 1 पे कौन है? फिनलैंड है। फिनलैंड और नॉर्वे, ये तो इनका अलग से लिस्ट बना लिए किसमें किसमें नंबर 1 पे हैं, तो उसको एक साथ लिख लीजिएगा तो याद हो जाएंगे। तो विश्व खुशहाली सूचकांक में हमारी रैंक कितनी? 126 है। भारत की रैंक कितनी? 126 है। विश्व शांति सूचकांक, देखिए जिसमें ये जो संगठन जारी करता है, जो संगठन जारी करता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसी का हम बताएंगे, उसी का याद करना है। अब शांति सूचकांक में बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसमें 1 नंबर पे कौन है? आइसलैंड। आइसलैंड 1 नंबर पे है, ठीक है। आइसलैंड 1 नंबर पे। भारत की रैंक कितनी? 116। विश्व शांति सूचकांक में भारत की रैंक कितनी? 116 है। विश्व शांति सूचकांक में भारत की रैंक 116 है। आगे देखते हैं आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत में जारी नंबर 1 पे कौन है? हांगकांग। नंबर 1 पे कौन है? हांगकांग, ठीक है। और इसमें भारत की रैंक कितनी है? 84। जारी करता कौन है? हाँ, इसमें जारी करता की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन इसमें नंबर 1 पे ध्यान रखिए हांगकांग है। भारत की रैंक कितनी है? 84 है। 2023 में हमारी रैंक कितनी थी? 87। अब काफ़ी मतलब ठीक हो गई है, ऊपर थोड़ा उठा है। पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है। पासपोर्ट इंडेक्स में नंबर 1 पे कौन है? सिंगापुर है। और इसको जारी कौन करता है? एक संगठन है हेनले पासपोर्ट। हेनले पासपोर्ट संगठन है, वो जारी करता है। इसमें भारत की रैंक कितनी? 80 है। नंबर 1 पे ज़्यादातर सिंगापुर ही आता है। नंबर 1 पे कौन आता है? सिंगापुर ही ज़्यादा काफ़ी टाइम से आ रहा है। तो पासपोर्ट इंडेक्स में नंबर 1 पे सिंगापुर है, ध्यान रखिएगा। भारत की रैंक इसमें 80 हो गई है। भारत की रैंक इसमें 80 हो गई है। एआई तत्परता सूचकांक, इसको जारी कौन करता है? आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जारी करता है, ठीक है। इसमें नंबर 1 पे कौन है? सिंगापुर है। भारत की रैंक कितनी है? इसमें 72 है, ठीक है। अगला हमारा वैश्विक ऊर्जा सूचकांक, इसको कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। इसमें नंबर 1 पे कौन है? स्वीडन है। भारत की रैंक कितनी? 63 है। अगला देखते हैं, अगला है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, इसको जारी कौन करता है? हुरुन इंटरनेशनल संगठन है, हुरुन जारी करता है। इसमें नंबर 1 पे कौन है? अमेरिका है, ठीक है। और 3rd नंबर पे भारत है। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए एक ग्लोबल यूनिकॉर्न और ग्लोबल फायर, इसमें देखिए ग्लोबल फायर में चौथा है भारत, और ग्लोबल यूनिकॉर्न में कितना है? तीसरा है, ठीक है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में चौथा है और ग्लोबल यूनिकॉर्न में तीसरा है। लेकिन इसमें नंबर 1 पे कौन है? अमेरिका इसमें भी है नंबर 1 पे, और नंबर 1 पे अमेरिका इसमें भी है, ठीक है। तो याद रखिए ग्लोबल यूनिकॉर्न में हमारी रैंक 3 है, ठीक है। और ग्लोबल फायर पावर में हमारी 4 है, ठीक है, चौथे नंबर पे है। इसके बाद अगला है हमारा बौद्धिक संपदा सूचकांक, इसमें नंबर 1 पे अमेरिका है। भारत की रैंक कितनी है? 42 है। बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक 42 है। अब जलवायु परिवर्तन सूचकांक, इसमें नंबर 1 पे कौन है? नॉर्वे, और भारत की रैंक कितनी है? 10, ठीक है। भारत की रैंक कितनी? 10 है। 2024 में 7 थी। आइए एक बार भारत की रैंक को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए हमारा उद्देश्य ये क्लास पढ़ाना ही नहीं है कि आप लोगों के सामने फैक्ट आ जाएं, आप लोगों को एक तरफ से सारे फैक्ट याद हो जाएं। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में हमारी रैंक कितनी? 151। प्रेस स्वतंत्रता में 151 में। ग्लोबल लोकतंत्र सूचकांक में कितनी हमारी? 41। 1 नंबर पे नॉर्वे है, ठीक है। बर्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारी रैंक कितनी? 118। नंबर 1 पे फिनलैंड है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में 96 है। 2023 में 93 थी। नंबर 1 पे डेनमार्क है, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसमें नंबर 1 पे बेलारूस है। हमारी रैंक कितनी है? 127। 2023 में 111 थी। मानव विकास सूचकांक में हमारी रैंक कितनी? 134। नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड, ठीक है। लैंगिक असमानता सूचकांक में 108 है और फिनलैंड नंबर 1 पे है। विश्व खुशहाली सूचकांक में फिनलैंड 1 नंबर पे है। भारत की रैंक कितनी है? 126 है। शांति सूचकांक में आइसलैंड नंबर 1 पे है। भारत 116 रैंक है, ठीक है। अगला देखते हैं आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 84 है और नंबर 1 पे कौन है? हांगकांग है। पासपोर्ट इसमें इंडेक्स में सिंगापुर नंबर 1 पे, भारत की 80 है रैंक। एआई तत्परता सूचकांक, इसमें नंबर 1 पे सिंगापुर है। भारत की रैंक 72 है। वैश्विक ऊर्जा सूचकांक में भारत की रैंक 63 है। नंबर 1 पे स्वीडन है। वैश्विक ऊर्जा सूचकांक याद रखिएगा, नंबर 1 पे स्वीडन है और भारत की 63 है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, इसमें हमारा तीसरा है और ग्लोबल फायर पावर में चौथा है, ठीक है। अगला देखते हैं बौद्धिक संपदा सूचकांक, इसमें नंबर 1 पे अमेरिका है। भारत की रैंक 42 है। बौद्धिक संपदा सूचकांक, इसमें भारत की रैंक 42 है, ठीक है।
और ग्लोबल जलवायु परिवर्तन सूचकांक नंबर 1 पे नॉर्वे है, भारत की रैंक कितनी है 10, ठीक है, 2024 में 7 थी। तो ये हमारी सारी जो है रैंक हो गई। इसकी दोस्तों जिसको पीडीएफ चाहिए वो पीडीएफ हमारा टेलीग्राम ग्रुप है प्रश्नकोश ऑफिशियली नाम से, तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें और लिंक हम इसको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो आप लोग लिंक वहाँ से कॉपी कर वो वहाँ से क्लिक करके आप टेलीग्राम पे जाके ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ आपको ये पूरी पीडीएफ कंप्लीट मिल जाएगी, ठीक है। आइए अब स्टैचू देखते हैं, कौन कौन से स्टैचू हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जितने भी चढ़ते स्टैचू उनको नाम देख लेते हैं। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, ठीक है, उसके बाद स्टैचू ऑफ बिलीफ, ठीक है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, फिर स्टैचू ऑफ बिलीफ, स्टैचू ऑफ बिलीफ, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ वननेस, ठीक है, स्टैचू ऑफ नॉलेज और स्टैचू ऑफ पीस, ठीक है, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो ये सारे हम लोग स्टैचू देखने वाले हैं, किसका मतलब ये किसकी मूर्ति है और कितने फिट की है और कहाँ बनाई गई। देखिए स्टैचू में यही 4-5 चीज़ें होती कि किस राज्य में है, किस जगह पे है, किस नदी के किनारे है, कितनी बड़ी है और किन की मूर्ति है और मूर्तिकार कौन है, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट है हम एक तरफ से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के तट पर स्थित 182 मीटर या 557 फीट, कभी कभी फीट पूछ देते, 557 फीट ऊंची यूनिटी स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है। यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, 182 मीटर है दोस्तों। तो यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसका निर्माण L&T कंपनी ने किया है। इसका निर्माण किसने किया? L&T कंपनी ने। और इसके वास्तुकार कौन है? राम बी सुतार, ठीक है, इसके वास्तुकार हैं राम बी सुतार। तो इसमें क्या याद रखना है, ये किस जगह पे? गुजरात के केवड़िया नामक स्थान पे है और नर्मदा नदी के तट पर है। कितनी ऊंची है? 182 फीट ऊंची है, 182 मीटर ऊंची है। अब फीट में पूछे तो 557 फीट है। किन की प्रतिमा है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की। काफ़ी पुरानी है, लेकिन हम आप लोगों को स्टैचू शामिल किए तो सारे एक साथ थोड़ा रिवाइज हो जाएगा आपका। और विश्व की ये सबसे ऊंची प्रतिमा है, ठीक। अगला देखते हैं स्टैचू ऑफ बिलीफ। स्टैचू ऑफ बिलीफ ये कहाँ है? राजस्थान के नाथ द्वारा में। ये स्टैचू ऑफ बिलीफ कहाँ पे? राजस्थान के नाथ द्वारा में। और ये किसकी प्रतिमा है? भगवान शिव की प्रतिमा है। इसको विश्वास स्वरूप कहा जाता है। स्टैचू ऑफ बिलीफ को विश्वास स्वरूपम कहा जाता है। कितनी ऊंची है? 112 मीटर ऊंची है। कितने फुट की है? 369 फीट की ये प्रतिमा है। सबसे पहले पूछे स्टैचू ऑफ बिलीफ कहाँ है? तो राजस्थान के नाथद्वारा में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 112 मीटर है। फुट में पूछे 369 फीट। और ये किसकी प्रतिमा है? तो भगवान शिव की प्रतिमा है। अब देखते हैं स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। ये स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस ये कहाँ पे है? सबसे पहले किन की प्रतिमा है? तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। आप लोग जस्टिस से ध्यान रखिए कि ये उन्हीं से कनेक्ट करती है, क्योंकि वही जस्टिस के लिए, स्पर्शता के लिए, कई सारी चीज़ों के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी कई चीज़ों के लिए लड़ते रहे और बाद में उन्होंने प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने या संविधान का निर्माण किया, ठीक है। तो इनकी प्रतिमा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्थित है। इसका नाम क्या है? स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। कितनी इसकी ऊंचाई? ये 125 फुट है। अभी तक हम मीटर में देख रहे हैं, लेकिन ये 125 फीट है। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्थित है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्थित है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। अगली है स्टैचू ऑफ वननेस। ये शंकराचार्य जी की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ वननेस किसकी प्रतिमा है? शंकराचार्य जी की प्रतिमा है। किस जगह पे स्थित हुई है? ये एमपी के खंडवा के ओंकारेश्वर में है। ओंकारेश्वर में सरयू नदी के किनारे मानधाता पर्वत है जो उस पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी? 108 फीट। स्टैचू ऑफ वननेस, ठीक है, शंकराचार्य जी की प्रतिमा है स्टैचू ऑफ वननेस। और ये एमपी के खंडवा के ओमकारेश्वर में सरयू नदी के किनारे बनाई गई है। इसकी ऊंचाई 108 फीट है। अगला देखते हैं हम दोस्तों स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी किसकी प्रतिमा है? संत रामानुजाचार्य की है, ठीक है, संत रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा है। और ये किस जगह पे स्थित है? ये तेलंगाना के हैदराबाद में। इसकी ऊंचाई जो है 216 फीट या 65.5 मीटर, 65.5 फीट इसकी, 65.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर फीट में पूछे तो 216 फीट है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहाँ पे है?
तेलंगाना में कहाँ, हैदराबाद में। इसकी ऊंचाई कितनी है, 216 फीट है। और किनकी प्रतिमा है ये, संत रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा है, ठीक है। अगले स्टैचू ऑफ नॉलेज, देखिए स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस और स्टैचू ऑफ नॉलेज दोनों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा है, ध्यान रखिए दोनों हैं इनकी, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस और स्टैचू ऑफ नॉलेज, तो दोनों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की प्रतिमा है। तो ये कहाँ पे, ये लातूर महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में एक जगह है लातूर, वहाँ पे स्थित है। ये कितने फीट की प्रतिमा है, ये 70 फीट की प्रतिमा है। और किनकी है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की प्रतिमा है। ये दोनों याद रखिए, स्टैचू ऑफ नॉलेज भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की प्रतिमा है, और स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस ये भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की प्रतिमा है। अगले देखते हैं स्टैचू ऑफ पीस। स्टैचू ऑफ पीस ये किनकी प्रतिमा है, ये जो जैन आचार्य विजय वल्लभ जी हैं, विजय वल्लभ सुरीश्वर जी की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ पीस ये किनकी है, जैन आचार्य हैं विजय वल्लभ सुरीश्वर, उनकी प्रतिमा है। ये कहाँ पे स्थापित हुई, राजस्थान के पाली जिले के जैतपुरा में। कितनी ऊंचाई है इसकी, इसकी ऊंचाई है 27 फुट, ठीक है। अब देखते हैं स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा जी की प्रतिमा है। बेंगलुरु के संस्थापक जो हैं, बेंगलुरु शहर की स्थापना की जिन्होंने, उनकी प्रतिमा है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। बेंगलुरु कर्नाटक में स्थापित की गई है और ये 108 फीट ऊंची प्रतिमा है, नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये किनकी है, नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा जी की प्रतिमा है, ठीक। अब दोस्तों ये तो हमारे वो हो गए जितने भी स्टैचू हुए, जितनी भी हमारी महान विभूतियों की मूर्तियां स्थापित की, उनके स्टैचू स्थापित किए गए, ठीक है। उनकी हमने ऊंचाई, संस्थापक या जो भी जिनने बनवाई, जिस शहर में है, जिनकी प्रतिमा है, वो सारी चीज़ें देख ली। अब देखते हैं हम रामसर स्थल। दोस्तों रामसर स्थल की जो ये रामसर स्थल की आद्य भूमियों के स्थल के लिए हमने एक सम्मेलन किया, और ये सम्मेलन जहाँ पर हुआ उस जगह का नाम जो है रामसर है। तो इसके वजह से जो कैस्पियन सागर है, जो ईरान के जस्ट सीमा लगता हुआ कैस्पियन सागर है, उसके पास में ही एक रामसर शहर है, ईरान का शहर है। उसी जगह पे हमने आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो सम्मेलन किया, ठीक है, उसकी वजह से इसका रामसर नाम पड़ा, क्योंकि वहाँ पे हमने इसका सम्मेलन किया था जिस जगह पे, तो उसके याद में या उस जहाँ पे सम्मेलन हुआ उसकी वजह से हमने इसका नाम रामसर रख दिया। लेकिन ये मुख्य रूप से आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए जो स्थल बनाए, जो स्थलों को घोषित किया जाता है या चिन्हित किया जाता है, उन्हीं को रामसर स्थल या आर्द्र भूमि कहते हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले कि जो रामसर स्थल है, ये पृथ्वी की ऐसी आर्द्र भूमि क्षेत्र हैं, पृथ्वी के ऐसे आर्द्र भूमि क्षेत्र हैं जो जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। रामसर स्थल क्या है, जो ऐसी आर्द्र भूमियाँ हैं जो जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इसके बाद आर्द्र भूमि दिवस, जिस दिन ये दोस्तों हुआ था, ये 2 फरवरी 1972 को, 1971 को, 72 नहीं दोस्तों, 2 फरवरी 1971 को ये संधि हुई थी, 2 फरवरी को। इसी वजह से आर्द्र भूमि दिवस जो है 2 फरवरी को हम लोग आर्द्र भूमि दिवस मनाने लगे। दिवस का टॉपिक अलग से, हम एक एक दिवस देखेंगे दोस्तों, लेकिन इसमें क्या है, अभी सिर्फ रामसर साइड पढ़ रहे हैं तो आर्द्र भूमियाँ पढ़ रहे हैं, तो आर्द्र भूमि दिवस भी याद कर लेते हैं। 2 फरवरी को हमारा आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, ठीक है। रामसर संधि 2 फरवरी 1971 को ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर स्थित रामसर नामक स्थल या शहर में हुआ था, ठीक है। रामसर नामक शहर में हुआ था, इसीलिए इसका नाम रामसर पड़ा। भारत में 1982 में इसमें शामिल हुआ, जो भारत है इसमें 1982 में शामिल हो गया था। सम्मेलन तो हुआ 2 फरवरी 1971 को, लेकिन जो भारत शामिल हुआ आधिकारिक तौर पर वो 1982 में। पूछ देगा कि भारत रामसर स्थलों में कब शामिल हुआ, तो भारत है 1982 में रामसर स्थलों में शामिल हुआ, ठीक है। अब देखते हैं कि भारत का पहला रामसर स्थल कौन घोषित किया। ये दोस्तों चिल्का झील जो है उड़ीसा में, हमारी उड़ीसा में चिल्का झील है। ये किस जगह पे है दोस्तों, उड़ीसा में, उड़ीसा नामक जगह, उड़ीसा मतलब स्टेट में है। तो इस झील को जो है, और ये भारत की सबसे बड़ी भी झील है, जो चिल्का झील है, ये भारत की सबसे बड़ी झील है। इसी को प्रथम रामसर साइट घोषित किया गया। जो भारत की प्रथम रामसर साइट है वो चिल्का झील को घोषित किया गया। आप लोग याद रखिएगा, जो हमारी प्रथम रामसर साइट है वो चिल्का झील है, ठीक। अब देखते हैं कि भारत के सबसे अधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में। भारत के अभी तक के सबसे अधिक स्थल किसमें है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कितने दोस्तों, 20 स्थल हैं। और जो यूपी पेट का एग्जाम दे रहे हैं दोस्तों, वो
यूपी के 10 स्थल हैं। यूपी में कितने स्थल हैं टोटल? 10 हैं। और क्या नाम याद रखिए, 10 यूपी में। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा 20 हैं और टोटल 191। टोटल कितने? 191। अब 2025 में जो नवीनतम है, तो ये बहुत पीछे की तो नहीं पूछेगा, पहले पूछ सकता है कितने कहाँ पे हैं। और जैसे आप यूपी का एग्जाम दे रहे हैं तो यूपी की सारी पूछ सकता है, वो यूपी की हम आगे करा देंगे आपको सारी। लेकिन जो अपडेट वाली हैं, अभी तुरंत वाली हैं, तो वो याद रखिएगा। अपडेट वाली कौन सी? खींचन है एक जो साइड है खींचन, ये फलौदी राजस्थान में है। खींचन शामिल किया गया फलौदी राजस्थान में। और एक मेनार, ये उदयपुर में है, ये भी राजस्थान में। 2 साइडें शामिल करी गई 2025 में। ये एक खींचन फलौदी की है और एक मेनार जो है ये उदयपुर में है। खींचन फलौदी में, ध्यान रखिए, खींचन फलौदी में, ये भी राजस्थान की है। और मेनार उदयपुर की है, ये भी राजस्थान में। मेनार कहाँ की है? उदयपुर में, ये भी राजस्थान की है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। जो पहली साइड है वो कौन सी है हमारी? जो है जो प्रथम साइड है वो है चिल्का झील। जो प्रथम साइड है वो कौन सी है? चिल्का झील है। रामसर जो आर्द्रभूमि दिवस है वो कब मनाया जाता है? आर्द्रभूमि दिवस जो है वो मनाया जाता है 2 फरवरी को। और इसका संधि कब हुई थी? 2 फरवरी 1971 को। 2 फरवरी 1971 को इसकी संधि हुई। 2 फरवरी 1971 को इसकी संधि हुई। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब आइए अगला टॉपिक देख लेते हैं, पद्म अलंकरण 2025। जो हमारे पद्म पुरस्कार 2025 में दिए गए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जो पद्म पुरस्कारों की स्थापना है या जिस समय इनको देने की बात कही गई, तो ये 1954 में इसको देने की बात की गई। पद्म पुरस्कारों की घोषणा 1954 में की गई। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? 1954 में। पद्म पुरस्कारों की स्थापना 1954 में हुई। कितने पुरस्कार पद्म पुरस्कार होते हैं? एक पद्म विभूषण होता है, पद्म भूषण होता है और पद्म श्री होता है। ठीक है, तो ये 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। तीनों के हम लोग नाम जानेंगे। देखिए, जो पद्म विभूषण है वो कुछ ही लोगों को दिया जाता है, फिर पद्म भूषण भी कुछ ही लोगों को दिया जाता है, पद्म श्री बहुत सारे लोगों को दिया जाता है। तो कम से कम गिनती तो उनकी याद ही रखनी है और पद्म विभूषण के नाम भी याद रखने हैं। ठीक है, ये सारे लोग हैं। देखिए, ये ओसामू सिजकी जी हैं। ठीक है, उनके साथ हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने सूचकी की स्थापना की, तो उनको भी इस साल मिला था हमारे यहाँ पद्म विभूषण। तो आइए एक तरफ से सभी के नाम देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं दुब्बुर नागेश्वर रेड्डी। ठीक है, दुब्बुर नागेश्वर रेड्डी जी, ये चिकित्सा के क्षेत्र में इन्होंने अपना काफ़ी नाम किया। ये तेलंगाना के थे, तो इनको जो है इस बार दुब्बुर नागेश्वर रेड्डी को पुरस्कार मिला। ठीक है, इसके बाद जगदीश सिंह खेर, ये हमारे न्यायमूर्ति हैं। खेर आप लोगों ने, कई लोगों ने जस्टिस खेर नाम सुना होगा। सार्वजनिक मामलों में इन्होंने बहुत काम किया। तो ये चंडीगढ़ के, तो ये खेर जी हैं हमारे, खेर साहब। तो इनको भी इस बार जो है पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। इसके बाद कुमुदनी रजनीकांत, ये कला के क्षेत्र में कथक नृत्यांगना है, तो इनको मिला। ये गुजरात की हैं, कुमुदनी रजनीकांत। ठीक है, कथक नृत्यांगना है, तो इनको मिला कुमुदनी रजनीकांत। ठीक है, अब देखिए लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, ये भी कला क्षेत्र में है। ये वायलिन वादक हैं, ये कर्नाटक के हैं। ठीक है, ये कर्नाटक के, आप लोग फोटो से याद रखिएगा। ठीक है, ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, नागेश्वर रेड्डी जी हैं। ठीक है, ये तेलंगाना के हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। और ये हमारे जस्टिस जी हैं, ये हैं कि खेर साहब हैं हमारे। और कुमुदनी रजनीकांत हैं। इसके बाद ये हमारे जो वायलिन वादक हैं लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। ठीक है, तो याद रखिए आप लोग। अगला नाम है, ये जो हैं एमटी वासुदेवन नायर। ठीक है, एमसी वासुदेवन नायर, ये केरल के हैं। इनको मरणोपरांत मिला, ये हैं, इनको मरणोपरांत मिला। इसके बाद ओसामू सुजुकी, ये जापान के हैं। ओसामू सुजुकी जापान के, ये हैं, अभी हमने बताया। ठीक है, इसके बाद शारदा सिन्हा, इनको भी मरणोपरांत मिला। इनको भी मरणोपरांत मिला ओसामू सुजुकी जी को। ये कला के क्षेत्र में ये बिहार की हैं, शारदा सिन्हा जी। एक बार फिर से याद कर लीजिए, दुब्बुर नागेश्वर रेड्डी चिकित्सा के क्षेत्र में मिला। ये कहाँ के हैं? तेलंगाना के। जगह जरूर याद रखिए, दुब्बुर नागेश्वर रेड्डी, नाम भी याद रखिए। कभी कभी अलग 3 नाम दे देगा, एक इसमें से दे देगा, या 3 ये नाम देगा और कहेगा बताइए इनमें से पद्म विभूषण किसको नहीं मिला। तो आप लोगों को ये सारे नाम याद होने चाहिए। कम से 7 नाम है। पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला? 7 लोगों को। तो 7 नाम आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, किसी भी तरह से ये 7 नाम आप लोगों को याद रहने चाहिए। ठीक, अब अगला हम लोग देखते हैं। अगला जो हमारा है,
हाँ, दुब्बू नागेश्वर रेड्डी रिवाइज कर लीजिए। जगदीश सिंह खेर ये सार्वजनिक मामलों के हैं, ये चंडीगढ़ के हैं, हमारे जस्टिस साहब हैं, ठीक है। कुमुदनी रजनीकांत ये कला क्षेत्र में, ये गुजरात की हैं, ठीक है, कथक नृत्यांगना है। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम ये वायलिन वादक हैं, कर्नाटक के हैं। इसके बाद एम.टी. वासुदेवन नायर, इनको मरणोपरांत मिला, ये केरल के हैं। ओसामू सुजुकी ये जापान के हैं, ठीक है, सुजुकी से संस्थापक हैं इंडिया में जो ओसामू सुजुकी, इनको मिला, ठीक है, ये जापान के हैं। और शारदा सिन्हा जी ये जो है ये बिहार की हैं, तो इनको मिला, ठीक है, मरणोपरांत इनको, ये 3 लोग हैं, इनको मरणोपरांत मिला, इन लोगों को अभी मिल चुका है, ठीक है। आगे देखते हैं पद्म भूषण। जो पद्म भूषण सेकेंड नंबर पे जो हमारा विभूषण आता है, पद्म पुरस्कार आता है, वो 23 लोगों को मिला। इसमें से कुछ नाम याद रखेंगे, सारे याद करना तो मुश्किल है। जो मेन नाम है जिनको जरूरी है उनको याद कर लेंगे, बाद बाकी जो है नंबर याद रखेंगे। कितने लोगों को मिला? 23 लोगों को मिला 2025 में, ठीक है। एक नाम याद रखेंगे, मनोहर जोशी, इनको मरणोपरांत मिला। ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मनोहर जोशी जी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री। एक पंकज उदास जी, ध्यान रखेंगे, ये गजल गायक हैं, कला के क्षेत्र में मिला, ये जो है मरणोपरांत मिला है पंकज उदास जी के। इनकी गजल आप सभी लोगों ने सुनी होगी, महाराष्ट्र के हैं। एक ध्यान रखिए सुनील कुमार मोदी, सुनील कुमार मोदी ये बिहार के जो है मुख्यमंत्री थे, इनको भी मरणोपरांत मिला, ठीक है। सुशील कुमार मोदी, इनको भी मरणोपरांत मिला, ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो ये 3 नाम याद रखिएगा, और जो इम्पोर्टेंट होंगे हम आगे की उसमें शामिल कर लेंगे। आगे देखिए पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार कितने लोगों को मिला? 13 लोगों को। पद्म पुरस्कार कितने लोगों को? 13 लोगों को। अब इनमें से 2 नाम बहुत याद रखिएगा, चंद्रकांत सोमपुरा जी और हृदय नारायण दीक्षित, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी नाम, चंद्रकांत सोमपुरा और हृदय नारायण दीक्षित। तो ये 2 नाम इसमें याद रखिए। लेकिन ये कितने लोगों को मिला? देखिए विभूषण कितने लोगों को मिला? विभूषण, ये विभूषण मिला है 7 लोगों को। और भूषण कितने को मिला? ये मिला 23 लोगों को, ठीक है। और श्री कितने लोगों को मिला? श्री 113 लोगों को। तो 3 है लास्ट में, 2 का याद रखिएगा। अब देखते हैं नोबेल पुरस्कार। दोस्तों देखिए नोबेल पुरस्कार वगैरह के लिए कई टीचर्स हैं जो ट्रिक बना के आप लोगों को पढ़ा देंगे। ट्रिक का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये नाम आप लोगों को रटने ही हैं, ठीक है। कुछ नाम है 10-12, तो आप लोगों को रटने ही हैं, तो रट लेंगे तो फ़ायदा रहेगा, क्योंकि जो नोबेल पुरस्कार हैं कभी ना कभी पूछ देता है। आइए देखते हैं नोबेल पुरस्कार। देखिए नोबेल पुरस्कार जो है, इस नोबेल फाउंडेशन की जो स्थापना हुई वो 1900 में हुई। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 1900 में हुई, और पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1901 में हुई, ठीक है। जो पुरस्कार इसकी शुरुआत हुई 1901 में हुई। और अगर इसकी बात करी जाए कि ये पुरस्कार कहाँ पर दिए जाते हैं, तो 5 पुरस्कार हैं जो स्वीडन में दिए जाते हैं। जो 6 हैं ये देख रहे हैं आप लोग, चिकित्सा का, भौतिकी का, रसायन का, शांति का, अर्थशास्त्र का, साहित्य का। तो 5 पुरस्कार स्वीडन में दिए जाते हैं, एक जो है नॉर्वे में दिया जाता है, शांति वाला नॉर्वे में दिया जाता है। अभी हम लोगों ने देखा शांति में 1 नंबर पे कौन था? नॉर्वे ही था, ठीक है। नॉर्वे या फिनलैंड में से कोई ना कोई होता है, ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। तो नॉर्वे में शांति वाला दिया जाता है हमेशा, ठीक है। और 5 जो है स्वीडन में जी। शांति वाले को अगर छोड़ दें तो ये 5 चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र और साहित्य, ये 5 जो है स्वीडन में दिए जाते हैं। अब एक बार देख लेते हैं कि किसको किसको मिला। चिकित्सा के क्षेत्र में, या इसी को चिकित्सा वालों को बायो बोल देते हैं या मेडिसिन के क्षेत्र में बोल देते हैं, तो एक ही बात, कभी कभी बायो का पूछ देता है कि बायोलॉजी, बायो का किसको मिला, तो चिकित्सा को ही बायो बोल देते हैं। देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में 2 लोगों को मिला। एक मिला विक्टर एम्बोस, विक्टर एम्बोस, चिकित्सा से बोस, याद रखिए। और गैरी रुकबिन, ये दोनों लोग यूएसए के हैं। और किसके लिए मिला? माइक्रो आरएनए की खोज के लिए, माइक्रो आरएनए की खोज के लिए मिला विक्टर एम्बोस और गैरी रुकबिन को। विक्टर एम्बोस और गैरी रुकबिन 2-3 बार नाम रटिए, विक्टर एम्बोस, गैरी रुकबिन। विक्टर एम्बोस साथ ही में रटिए तो याद हो जाएंगे, विक्टर एम्बोस, गैरी रुकबिन, विक्टर एम्बोस, गैरी रुकबिन, याद हो जाएगा। किसके लिए मिला? माइक्रो आरएनए के लिए मिला। भौतिकी के क्षेत्र में 2 लोगों को मिला। एक है जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन, ब्रिटिश कनाडाई हैं ये, और ये यूएस के हैं, ठीक है। एक हॉपफील्ड और हिंटन, हिंटन ध्यान रखिए, हॉपफील्ड हिंटन। भौतिकी के क्षेत्र में 2 लोगों को मिला, जॉन जे हॉपफील्ड, ये यूएसए के हैं, और जेफरी ई हिंटन।
हॉपफील्ड इंडियन ध्यान रखेंगे, याद रखेगा। इस किसके लिए मिला? इन्हें मशीन लर्निंग के मिला, भौतिकी में मशीन लर्निंग के लिए मिला। ठीक है, अब देखते हैं रसायन का। रसायन का 3 लोगों को मिला। एक डेविड बेकर, ये यूएसए के हैं। ठीक है, एक डैमिस हैं, ये यूके के हैं, ये कहाँ के? इंग्लैंड के हैं। और जॉन जम्पर, जॉन एम जम्पर, बेकर डैमिस जम्पर, बेकर डैमिस जम्पर, बेकर डैमिस जम्पर, बेकर डैमिस जम्पर, ये किनको मिला? रसायन का मिला। ठीक है, अब शांति का किससे मिला? शांति का एक संगठन है, जापानी संगठन, जो परमाणु हथियारों के लिए काम कर रहा है कि परमाणु हथियार मुक्त विश्व बने, परमाणु से पूरी तरह से मुक्त, क्योंकि जापान ही वो देश है जो पूरी तरह से परमाणु का हमला हुआ उस पर, हिरोशिमा और नागासाकी में। और वहाँ के व्यक्ति देखिए, जिस जगह पे परमाणु हमला हो जाता है उस जगह पे सालों साल तक वहाँ अगर कोई रहता है तो वहाँ बच्चे तक भी विकलांग जन्म लेते हैं, और इतनी बुरी दयनीय स्थिति हो जाती है उस क्षेत्र की। तो इसीलिए जापान का निहोन हिंडाक्यू एक संगठन है, निहोन हिंडाक्यू, ये जो है परमाणु मुक्त विश्व को बनाने के लिए मिला। ये परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है, निहोन हिंडानको, निहोन हिंडानको। तो एक नाम है, याद रखिए, शांति का मुक्ता एक ही लोग को मिलता है, जहाँ तक किसी संगठन को मिल जाएगा या किसी व्यक्ति को मिल जाएगा। ठीक, निहोन हिंडानको। और अर्थशास्त्र का देख लेते हैं। अर्थशास्त्र का हम लोगों किसको किसको मिला? डेरान एसमोगलू, डेरान एसमोगलू, ये कहाँ के हैं? तुर्की अमेरिकी, मूल निवासी तुर्की के, अमेरिका में रहते हैं। जब देखिए, अगर ऐसे लिखा हो कि तुर्की अमेरिकी, तो इसका मतलब ये है कि ये तुर्की के मूल निवासी हैं और रहते कहाँ? अमेरिका में। ठीक है, कभी कभी आपने ये वर्ड सुना होगा कि भारतीय मूल के ये उपराष्ट्रपति बने, भारतीय मूल के ये मेयर बने। तो मूल का मतलब उनके दादा बाबा या किसी कोई एक फैमिली में से यहाँ भारत में पहले कभी रह रहे होंगे, तो भारत के मूल निवासी, इसीलिए आगे लग जाता है कि भारतीय मूल के अमेरिकी। ठीक, ऐसे तुर्की मूल के अमेरिकी। तो इनका नाम क्या है? डेरान एसमोगलू। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे मिला? डेरान एसमोगलू। अगला नाम है साइमन जॉनसन, साइमन जॉनसन, ये ब्रिटिश अमेरिकी हैं। ठीक है, जेम्स रॉबिन्सन, ये ब्रिटिश अमेरिकी ये भी हैं। ठीक है, तो 3 नाम है, एसमोगलू, जॉनसन, रॉबिन्सन। ये बहुत सरल है, एसमोगलू, जॉनसन, रॉबिन्सन। ठीक है, अब अगला साहित्य के क्षेत्र में, अर्थ इकोनॉमी का तो ही नहीं मिला, साहित्य का क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में ये हांगकांग, दक्षिण कोरिया, ये हांगकांग कृति है, एक दक्षिण कोरिया की वो है, उनको मिला है। ठीक है, हांगकांग को। और ये काव्यात्मक गद्य के लिए मिला इन्हें, काव्यात्मक गद्य के लिए, जो काव्य के रूप में इन्होंने एक गद्य की रचना की, तो उसके लिए इन्हें मिला हांगकांग को, ये दक्षिण कोरिया की। एक बार रिवाइज कर लीजिए कि इसकी शुरुआत कब, इस पुरस्कारों की शुरुआत कब से हुई? ये हुई 1901 से। अब देखते हैं 2025 में किसको किसको मिला। चिकित्सा का मिला है एम्बोस और रुकबिन को, एम्बोस और रुकबिन, किस चीज़ के लिए? माइक्रो आरएनए के लिए। भौतिकी के क्षेत्र में किसे मिला? जॉन हॉपफील्ड और हिंटन को, ये मशीन लर्निंग। भौतिकी का किसके लिए मिला? मशीन लर्निंग के लिए मिला। रसायन के क्षेत्र में डेविस बेकर और डैमिस, जॉन जम्पर को, ये 3 लोगों को मिला। डेमिस, डेविड डेमिस और जम्पर, डेमिस जम्पर। और ये किस चीज़ के लिए मिला? कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए मिला। शांति का निहोन हिंडाक्यू, जापानी संगठन है, उसको मिला। और अर्थशास्त्र का एसमोगलू, जॉनसन, रॉबिन्सन। और साहित्य का हांगकांग, ये दक्षिण कोरिया की। तो ये हमारे वो हो गए, क्या नाम, नोबेल पुरस्कार। एक तरफ से दोस्तों सारे टॉपिक आज हम कंप्लीट कराने वाले, जितना भी करंट अफेयर है 2024 का, 25 का मतलब, और जो चीज़ें अभी मतलब जैसे कहते हैं साहित्य अकेडमी, अभी 25 वाला नहीं आया तो 24 वाला ही पूछेगा एग्जाम में। ठीक, तो हम उसको देखेंगे। अब इसमें देखिए, साहित्य अकेडमी में सिर्फ चाहते तो साहित्य अकेडमी ले लेते, लेकिन उसमें क्या लिया? साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार भी ले लिया, जो अपडेट वाला भी आया। इसके बाद साहित्य अकेडमी बाल पुरस्कार भी ले लिया। तो इस तरह से सारी चीज़ें, आपका मतलब कोई भी फैक्ट ऐसे छूटे ना इम्पॉर्टेंट वाला। और ये भी नहीं कि सब कुछ डाल लें, जो इम्पॉर्टेंट है, इतने टाइम से जो तैयारी कर रहे हैं उसका जो अनुभव है आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उठा लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी वीडियो आप लोगों को लगातार मिलती रहेंगी। देखिए, समय कम मिल पाता है स्टडी से, तो उतना ही उसी हिसाब से टाइम दे पाते हैं, लेकिन आप लोगों को अब जो है ये एक वीडियो रोज़ करंट अफेयर की मिलती रहेगी।
साहित्य अकेडमी पुरस्कार, साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो हमारा 2024 में किसको मिला है, ये गगन गिल को मिला। ये ध्यान रखिए, गगन गिल से पुरुष मत कर लीजिए, ये महिला है, ये गगन गिल जी हैं। ये हिंदी के क्षेत्र में हिंदी में मिला है किसको, मैं जब तक आई बाहर। बहुत अच्छी इनकी कविता है, आपने तो पढ़ी है, मैं जब तक आई बाहर, गगन गिल को मिला है मैं जब तक आई बाहर। आप लोग गूगल पे डालिए, बहुत अच्छी कविता है, आ जाएगी। इसके बाद जो हमारा साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2025 वाला, ये हिंदी के लिए ही मेनली याद रखिए आप लोग, ठीक है। पार्वती तिर्की को मिला, पार्वती तिर्की को। कविता क्या है, फिर उगना, फिर उगना कविता के लिए मिला है साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2025 में किसे मिला, पार्वती तिर्की। अगला देखते हैं हम लोग, साहित्य अकेडमी बाल पुरस्कार 2025, ये किसको मिला, हिंदी का, हिंदी का मिला सुनील शुक्ला को, ठीक है। और इनकी कहानी है 1/12, 1/12 कहानी है इनकी, तो उसके लिए मिला। गगन गिल को मिला साहित्य अकेडमी पुरस्कार, ध्यान रखिएगा, मैं जब तक आई बाहर कविता के लिए मिला, मैं जब तक आई बाहर। और ये हैं गगन गिल जी, ये महिला हैं, पुरुष नहीं, ध्यान रखिए गगन गिल से। अब व्यास सम्मान, 34वां व्यास सम्मान किसको मिला, सूर्यबाला को। 34वां व्यास सम्मान किसको मिला, सूर्यबाला को। किसके लिए, कौन देश को बासी, बेड़ू की डायरी। ये कौन देता है, के बिरला फाउंडेशन। ये जो पुरस्कार देता है कौन देता है, के बिरला फाउंडेशन देता है। किसको मिला, सूर्यबाला को मिला। किस चीज़ के लिए, कौन देश को बासी बेड़ू की डायरी के लिए मिला, ठीक है। सरस्वती सम्मान, 34वां सरस्वती सम्मान किसको मिला, महामहोपाध्याय, ये भद्रेश स्वामी, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, इनको मिला, ठीक है। किस चीज़ के लिए, महामहोपाध्याय भद्रेश स्वामी। और किसके लिए, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए मिला सरस्वती सम्मान। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, इनको एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हो सकते हैं सारे एक साथ हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो एक तरफ से आपके सारे यहाँ कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, आइए देखते हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। तो अब जो मुख्य मुख्य इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं वो सारे देखते हैं। अब देखते हैं राष्ट्रीय जल पुरस्कार। जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार है किस राज्य को मिला, ये मिला उड़ीसा, यूपी और पुदुचेरी तथा गुजरात को। संयुक्त रूप से 3 नंबर पे कौन रहा, पुदुचेरी, गुजरात। राष्ट्रीय जल पुरस्कार में पूछ सकता है, जल पुरस्कार में कौन सा राज्य, क्योंकि राज्यों को ही दिया जाता है। तो उड़ीसा नंबर 1 पे, राष्ट्रीय जल पुरस्कार में उड़ीसा नंबर 1 पे, नंबर 2 पे यूपी है। यूपी वाले पीटी वाले ध्यान रखिएगा, यूपी का नंबर 2 पे स्थान है। और संयुक्त रूप से 3 नंबर पे रहा पुदुचेरी एवं गुजरात, ठीक। अगला दोस्तों हमारा क्या है, पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार, ठीक है। जो विज्ञान के क्षेत्र में 3 पुरस्कार दिए जाते हैं उसमें से मुख्य है विज्ञान रत्न पुरस्कार। ये किसको दिया गया दोस्तों, विज्ञान रत्न पुरस्कार मिला है भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु ने। किसको दिया, गोविंद राजन पद्मनाभन को। गोविंद राजन पहली बार दिया गया, पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार, ठीक है। विज्ञान रत्न 3 प्रकार के वैसे हैं, मतलब 4 श्रेणियों में दिए जाते हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से जो विज्ञान रत्न है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। विज्ञान रत्न पुरस्कार ये किसको मिला, प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन, प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को मिला, प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को मिला, ठीक। विज्ञान रत्न पुरस्कार प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को मिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार ये 7 लोगों को इस बार दिया गया। पिछली बार तो प्रकाश शुक्ला करके थे, उनको दिया गया था भारत के, इस बार भारत के शायद नहीं है कोई इसमें, लेकिन ये गोल्डमैन पुरस्कार कितने लोगों को दिया, 7 लोगों को, याद रखिए बस इतना। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के, इनको देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको दिया गया, बानू मुश्ताक। जो बानू मुश्ताक हैं इनको दिया गया, इनके द्वारा लिखित जो एक दीपा वास्ती द्वारा लिखित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार होता है ना, ये किसी अनुवादित कृति के लिए दिया जाता है। तो जो बानू मुश्ताक द्वारा एक लिखित वो है, दीपा भास्ती द्वारा अनुवादित की गई हार्ट लैम्प, लिखी किसने, बानू मुश्ताक ने। एक कृति है जो बानू मुश्ताक ने लिखी है और अनुवादित किसने करी, दीपा भास्ती ने। ये दोस्तों एक ब्रिटेन का वो है
संगठन है जो ये एक अनुवाद के लिए, कोई कृति ऐसी है उसका अनुवाद होके तब दिया जाता है, तो हार्ट लैम्प को दिया गया। लेकिन इसकी मूल जो कृति है वो किसने लिखी, बानू मुश्ताक ने लिखी है, तो इसीलिए बानू मुश्ताक को मिला हार्ट लैम्प के लिए। अनुवाद किसने किया, दीपा वास्ती ने। 72वीं मिस वर्ल्ड कौन बनी, 2025 में 72वीं मिस वर्ल्ड कौन बनी। ये दोस्तों ये जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता है ये कहाँ पे हुई थी, ये हमारे भारत में हुई थी, हैं भारत में ही इस बार हुई। इसका होस्ट कौन था, भारत ही था। इसको किसको मिला एक नंबर पे, थाईलैंड की ओपल सुजाता चुआंगसरी, ओपल सुजाता चुआंगसरी को मिला है मिस वर्ल्ड का खिताब, ओपल सुजाता चुआंगसरी। भारत की तरफ से ध्यान रखिए किसने प्रतिनिधित्व किया, किसने भाग लिया, नंदिनी गुप्ता जी हैं, नंदिनी गुप्ता ने भारत की तरफ से इसमें भाग लिया, नंदिनी गुप्ता जी ने भारत की तरफ से भाग लिया इसमें, ठीक। एक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार था और दूसरा है बुकर पुरस्कार, ठीक है, दो जगह पे आता है एक बुकर पुरस्कार। ये किसको दिया गया, सामंता हार्वे को। किसके लिए दिया गया, ऑर्बिटल उपन्यास के लिए दिया गया, सामंता हार्वे। बुकर अगर सिर्फ दे दे तो सामंता हार्वे, अंतर्राष्ट्रीय बुकर तो बानू मुश्ताक। अनुवाद किसने किया, दीपा वास्ती ने, और अनुवादित कृति का नाम क्या है, हार्ट लैम्प। ठीक, तीनों चीज़ याद रखिए। बुकर पुरस्कार किसको, सामंता हार्वे को। किसके लिए, ऑर्बिटल उपन्यास के लिए, किसमें, अंग्रेजी में। जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार होता है ये अनुवाद करके मिलता है, और जो बुकर पुरस्कार होता है वो मूल जो अंग्रेजी में कृति होती है उसको मिलता है, ठीक। तो ये भी 24 वाला है, नवीनतम नहीं आया। तो सामंता हार्वे को मिला ऑर्बिटल के लिए। एक पुरस्कार है पेन प्रिंटर पुरस्कार, अरुंधति राय को मिला। काफ़ी चर्चित चेहरा है दोस्तों ये, अरुंधति राय जी, ठीक। तो ये उनको मिला, अरुंधति राय को पेन प्रिंटर पुरस्कार मिला। अगला देखते हैं दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है 2025, ये किसको दिया गया, ये दिया गया भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद, INCOIS। किसको दिया गया, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद को दिया गया, याद रखिएगा, ठीक है, सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार। अब प्रतिजर जो आर्किटेक्चर के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है, प्रतिजर पुरस्कार, ये चीन की एक है लियू जियाकुन, लियू जियाकिन को मिला, ठीक है। आर्किटेक्चर का जो है प्रतिजर पुरस्कार ये लियू जियाकुन को दिया गया, ठीक। अब खेल में देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार खेल के, ठीक, जो खेल के काफ़ी इंपॉर्टेंट पुरस्कार हो सकते हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, ये किनको किनको दिया गया, ये दोस्तों 4 लोगों को दिया गया। जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है ये 4 लोगों को दिया गया। एक दोस्तों हमारे हैं डी गुकेश जी, ये शतरंज के क्षेत्र में इनको मिला। हरमनप्रीत, ये हॉकी के जादूगर, एक तरीके मतलब हॉकी के जादूगर नहीं, हॉकी के जादूगर तो मेजर ध्यानचंद जी को बोला जाता है, लेकिन हॉकी के क्षेत्र में इनको मिला, हरमनप्रीत सिंह को। और प्रवीण कुमार को, ये पैरा एथलीट हैं, ठीक है, ये एथलीट हैं यानी इनको मिला, ठीक। इसके बाद अगले हैं दोस्तों मनु भाकर जी, ये निशानेबाज हैं, ठीक है। इस बार इन्होंने जो है ओलंपिक में मेडल लाई हैं, ठीक, 2 मेडल लाई है ओलंपिक में, ठीक। तो मनु भाकर जी को इनको मिला। तो ये काफ़ी चारों नाम जो है खेल के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम, ये डी कुकेश जी हैं दोस्तों, ठीक। तो इनको शतरंज के क्षेत्र में मिला। ये मनु भाकर जी हैं, ठीक। ये हमारे हॉकी के कप्तान हैं हरमनप्रीत सिंह, और ये हैं एथलीट हमारे प्रवीण कुमार जी, चारों देख सकते हैं आप लोग। एक तरह से एक बार फोटो भी उनकी देख लेंगे ना तो दिमाग में फीड रहेगा। मनु भाकर जी का देख लिया तो आप लोगों के दिमाग रहेगा कि ये निशानेबाज हैं, ठीक है, शूटर हैं। अब अगला देखते हैं दोस्तों अर्जुन पुरस्कार। ये तो हमने मेजर ध्यानचंद पुरस्कार देख लिया। अर्जुन पुरस्कार कितने लोगों को मिला, ये 32 लोगों को मिला। इनमें नाम तो नहीं पूछेगा लेकिन ये पूछ सकता है कितने लोगों को दिया गया, जो है 32 लोगों को। इसमें जो है इसकी राशि और याद रखिए, जो पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती, इसमें 15-15 लाख रुपए दिए जाते हैं प्रत्येक व्यक्ति को, ठीक है, अर्जुन पुरस्कार में। और एक अर्जुन पुरस्कार की जो लाइफ टाइम श्रेणी है, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। एक सुच्चा सिंह है, ये एथलेटिक्स हैं, इनको दिया गया सुच्चा सिंह। और मुरलीकांत राजा राम पेटकर, इनको मिला गया, ये पैरा तैराक है, ठीक है, 2 लोगों को मिला। सुच्चा सिंह एथलीट हैं, लाइफ टाइम। अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम, ये पूछने की ज़्यादा संभावना है। सुच्चा सिंह लाइफ टाइम एथलेटिक हैं, इनको मिला लाइफ टाइम में अर्जुन पुरस्कार श्रेणी। और मुरली राजाराम पेटकर, इनको पैरा तैराक हैं तो इनको मिला।
अगला नाम है इसमें दोस्तों लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। ये पहला दोस्तों किसको मिला था? नरेंद्र मोदी जी को मिला था। इस बार किसको मिला? जो है कुमार मंगलम बिरला को मिला, कुमार मंगलम बिरला जी को मिला। ठीक है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला? कुमार मंगलम बिरला जी को मिला। अब देखते हैं गणित का एबल पुरस्कार। गणित का एबल पुरस्कार किसको मिला? मसाकी मासाकी काशीबास, मासाकी काशीबास, ये जापानी नाम है दोस्तों, याद रखिए। ठीक है, जापान की है। एबल पुरस्कार किसको मिला? मसाकी कावा काशीबास, काशी से याद रखिएगा, गणित का मिला। ठीक है, और 54वां दादा साहब फाल्के अवार्ड ये मिथुन चक्रवर्ती को मिला। 54वां दादा साहब फाल्के अवार्ड मिथुन चक्रवर्ती को। अब एक देख तो नाम टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन है? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर है डोनाल्ड ट्रंप। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर इस बार कौन है? डोनाल्ड ट्रंप जी हैं। ठीक है, ये भाई कुछ भी कर सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर डोनाल्ड ट्रंप। कुछ भी भाई ये बंदा बोलता है अभी बोलेगा कह देगा कि नहीं ये नहीं करेंगे, फिर कुछ बोलेगा कहेगा नहीं करें। इसके बाद टाइम सीईओ ऑफ द ईयर, ये भी ध्यान रखिए। टाइम सीईओ ऑफ द ईयर, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर तो कई बार पूछा गया। टाइम सीईओ ऑफ द ईयर भी देख लीजिए, लिसा सू को मिला। ये एएमडी की सेमीकंडक्टर कंपनी की जो है वो है, तो इनको मिला है टाइम सीईओ ऑफ द ईयर। अब अगला देखते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, ये केंद्र एवं राज्य की योजनाएं जो हैं, केंद्र एवं राज्य की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उनसे संबंधित है ये। केंद्र एवं राज्यों की महत्वपूर्ण योजनाएं एक तरफ से देखेंगे, फिर दोस्तों लिस्ट भी देखेंगे। देखिए अब एसएससी में क्या स्टेटमेंट वाइज जो है सीजीएल वगैरह में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो स्टेटमेंट वाइज वाले भी यहाँ से क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। आप लोग देखिए जो क्वेश्चन सीधे सीधे क्वेश्चन टिक करते रहते ना, उनको स्टेटमेंट का तो कुछ अता ही पता नहीं होता है। वो सिर्फ केवल एक ऑप्शन कि ये योजना कब स्टार्ट हुई, बस उनको डेट याद है। बाद बाकी जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है यहाँ से आप पढ़ेंगे तो आपके यहाँ से क्वेश्चन सारे क्लियर होते चले जाएंगे एक तरफ से। तो ये केंद्र और राज्यों की महत्वपूर्ण योजना यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो आइए, सबसे पहले हम लोगों की जो योजना है वो है मनरेगा। देखिए यहाँ पे स्टैटिक भी क्लियर करने वाले हैं, सिर्फ नहीं योजनाएं पढ़ा रहे हैं तो उसका बैकग्राउंड देखते हैं। यहाँ पे जो है योजनाएं लगभग 2000 से लेने वाले हैं और 2025 तक की जितनी इंपॉर्टेंट जो पूछी जाती हैं वो सारी जो है यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। तो मनरेगा का जो दोस्तों पुराना नाम था उसका नाम था नरेगा। इसको मूल रूप से क्या कहते थे? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना बोलते थे। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो इसमें 2006 में जो है 2 फरवरी 2006 को इसमें महात्मा गांधी जोड़ दिया गया। ठीक है, एम जोड़ दिया गया, तो ये मनरेगा हो गया। तो इसका अभी नाम क्या है वर्तमान में? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, रोजगार गारंटी योजना। तो सिर्फ केवल आगे क्या एम जोड़, इसमें गारंटी नहीं लिखा, रोजगार गारंटी और बीच में कर लीजिए गारंटी योजना। ठीक, तो इसका जब नाम कब बदला गया? 2 फरवरी 2006 से इसका नाम बदल दिया गया। पहले नाम इसका नरेगा था। इसका शुभारंभ कहाँ से हुआ? आंध्र प्रदेश स्टेट से हुआ, बदनापल्ली नामक गांव से। कभी कभी इसका शुभारंभ पूछ देता कि किस गांव से इसकी मनरेगा है जो इसकी शुरुआत किस गांव से हुई थी, तो ये आंध्र प्रदेश का एक गांव है बदनापल्ली, वहाँ से हुई थी। ठीक है, अगली योजना हमारी कौन सी है? अगली योजना हमारी है दोस्तों राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी से संबंधित है। इसका गठन कब किया गया? देखिए राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी के 4 प्रमुख घटक हैं और मतलब वो किस तरह से काम करते हैं सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो एक एजेंसी गठन की गई 2014 में, जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कौशल विकास के क्षेत्र में काम करने के लिए, जो हमारे पास श्रमिक तो थे, हमारे पास लोग तो थे, हमारे पास श्रम बल तो था, युवा थे, ठीक है, लेकिन उनके पास कौशल की कहीं ना कहीं कमी थी। तो इसी कौशल को बढ़ाने के लिए एक स्टेप लिया गया। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी बनाई गई। ठीक है, उसके अंतर्गत 4 वो मुख्य रूप से काम किए गए। एक कौशल विकास मिशन स्टार्ट किया गया, दूसरा राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति बनाई गई, और फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चली, अभी भी चल रही है। ठीक है, हर जगह राष्ट्रीय कौशल विकास योजना। ठीक है, PMKVY जो है, और फिर कौशल ऋण योजना, मतलब जब भाई श्रमिक जो है कुशल हो जाएंगे, चीज़ें उनको अच्छे से आ जाएंगी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, IT के क्षेत्र में, तो उनको दोस्तों अपना स्वरोजगार भी करना होगा। कुछ लोग जॉब करेंगे, कुछ लोग अपना उद्यम करेंगे, तो उन्हें उद्यम के लिए जो है
ऋण की भी योजना करेगी। तो कौशल ऋण चौथा। पहला कौन सा था? कौशल विकास मिशन। दूसरा क्या हुआ? राष्ट्रीय कौशल विकास उद्यमिता नीति बनाएगी। फिर तीसरा स्टेप क्या हुआ? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लाएगी और फिर कौशल ऋण की शुरुआत करेगी। तो पहला जो है कौशल विकास मिशन की शुरुआत, ये सब 2015 में हो रही, बना 2014 में है, ठीक है, लेकिन इनकी शुरुआत 2015 में हो। कब हो रही? 15 जुलाई। सभी की डेट याद रखिए, 15 जुलाई है। तो राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन की डेट क्या है? 15 जुलाई। राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति कब बनी, कब स्टार्ट हुई या लागू हुई? तो 15 जुलाई 2015 से लागू हुई। अब आगे देखते हैं दोस्तों, हमारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है उसकी भी शुरुआत 15 जुलाई 2015 से हुई। इसका मुख्य रूप से उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। अभी बताया हमने कि कौशल के रिलेटेड था, उनका कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और इसका जो देखिए, कभी कभी इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही पूछ देता है कि इसमें राज्य और केंद्र का जो वो है अनुदान है वो कितना है। जो 75% तो केंद्र है और 25% राज्य है। 75% केंद्र है और 25% राज्य है, ठीक है। इसमें जो हिस्सा है 75% केंद्र देगा और 25% राज्य देगा। अगला पॉइंट क्या है हमारे? केंद्र इस योजना में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की स्थापना करी और राज्य कौशल विकास मिशनों द्वारा इसका जो है वो किया जाएगा। केंद्र किसके द्वारा करेगा? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा करेगा। और राज्य किसके द्वारा करेगा? राज्य कौशल विकास मिशनों द्वारा करेगा। इसका जो है निर्वहन कैसे करेगा। अब प्रधानमंत्री जनधन योजना देखते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसकी जो है 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट हुई। इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखिए। देखिए, जनधन योजना तो आप लोग याद रखें कि ये वित्त से संबंधित है, तो राष्ट्रीय वित्त समावेशन से संबंधित ये योजना थी। इसका उद्देश्य था वित्तीय समावेशन करना। जो लोग ग्रामीण गांव क्षेत्र से आ रहे, गरीब परिवार से आ रहे, वो खाता नहीं खुलवा पा रहे, तो उनके लिए मुख्य रूप से जनधन खाता, जीरो बैलेंस पे जो खाते खुल रहे थे, उसके लिए योजना लाएगी। कब लाएगी? 28 अगस्त 2014 को ये योजना लाएगी, ठीक है। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से क्या था? राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन, ठीक है। तो जीरो बैलेंस के जो खाते खोलने थे वो इस योजना से संबंधित थे, ठीक। अब अगला दोस्तों जो हमारी योजना है वो क्या है? वो अगली योजना हमारी क्या है? स्वच्छ भारत मिशन। अब ये इसमें दो मिशन थे, ग्रामीण था, शहरी था। ये जो है जो ग्रामीण वाला था ये 2014 में आया और जो शहरी वाला वो 2019 के आसपास आया। तो सबसे पहले देखते हैं स्वच्छ भारत मिशन जो हमारा आया, ये ग्रामीण वाला आया। जो देखिए जी बना है तो ये ग्रामीण है। तो ये जो है 2014 में आया, 2 अक्टूबर इसकी डेट याद रखी। जो महात्मा गांधी जी जो स्वच्छता को लेके बहुत ज़्यादा अवेयर थे, तो उनके ही जन्म दिवस पर, या महात्मा गांधी और जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हुए, तो उनके जन्म दिवस पर ये मेनली महात्मा गांधी को फोकस करके 2 अक्टूबर 2014 में ये योजना आई, यानी स्वच्छ भारत मिशन आया, ये मिशन आया। तो सभी ग्रामीण परिवारों को शौचालय की सुविधा प्रदान करने और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए ये मिशन लाया गया। मुख्य रूप से भारत में जो ग्रामीण परिवार है उनके शौचालय की व्यवस्था करने के लिए ये आया। एक और क्या बोला गया है इस मिशन में कि 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच मुक्त भारत हासिल करना है। इस मिशन के तहत पूरे भारत में शौचालय की व्यवस्था करनी है। जो गरीब ग्रामीण परिवार हैं जिनके पास इतनी भी सुविधा नहीं कि वो अपना टॉयलेट या शौचालय बनवा सके, तो उसके लिए ये योजना आई कि खुले में शौच मुक्त भारत हासिल करना, ठीक है। तो 2 अक्टूबर 2019 तक का इसका लक्ष्य था, लेकिन ये अभी भी प्रासंगिक योजना है, तो अभी भी काफ़ी पूछ देता है एग्जाम में। इसमें भी राज्य और केंद्र का पोषण कितना था? केंद्र का 75 था और राज्य का 25 है। केंद्र का कितना है? 75 और राज्य का 25 है, ठीक है। लेकिन पूर्वोत्तर भारत के लिए यहाँ अलग हो जाता है। पूर्वोत्तर भारत के लिए जो यहाँ पे है, केंद्र का 90 हो जाता है, राज्य का 10% हो जाता है। केंद्र का 90% और राज्य का 10% हो जाता है। अब मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ये 19 फरवरी को आई। अगली योजना हमारी कौन सी है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ये 19 फरवरी को आई, 19 फरवरी 2015 को आई। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को। देखिए, जितनी भी हम योजनाएं ये सारी करा रहे हैं ना, आप लोगों के स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ से क्लियर होते चलेंगे, ठीक है। बाकी हमने लिस्ट भी बना रखी है, आप लोगों को लिस्ट को जो है 5 मिनट में रिवाइज करा देंगे। पूरी सारी योजनाएं जितनी भी हम ऊपर पढ़ा रहे हैं सभी को रिवाइज करा देंगे। तो योजना कब आई? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को आई। कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? राजस्थान से। इसका मेन क्या लक्ष्य क्या था?
या उद्देश्य क्या था? स्वस्थ धरा खेत हरा। और इसमें इसका मेन रूप से क्या क्या था वो? इसमें मृदा में एनपीके माध्यमिक एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों को पैरामीटर द्वारा मृदा को स्वास्थ्य कार्ड देना, कि मृदा में हमारे कितने सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, एनपीके वगैरह या जितनी भी पोषक तत्व होते हैं, तो उसकी जांच करना और उसको प्रमाण पत्र देना, उसको कार्ड एक देना। ठीक है, तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब आई? 19 फरवरी 2015 को आई। और मेन इसका लक्ष्य क्या था? मृदा के सूक्ष्म पोषक तत्वों की जांच करना। ठीक है, उसके पैरामीटर के आधार पर। अगली हमारी था पीएम किसान सम्मान निधि। ये 24 फरवरी को आई दोस्तों, 24 फरवरी 2019 को आई। देखिए सन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी कभी आगे की डेट तो सेम रखेगा, सन चेंज कर देगा, तो आप लोग सन से याद रखिए। तो सन ये 2019 में आई, 24 फरवरी 2019 को आई ये योजना। 24 फरवरी 2019, 24 फरवरी 2019 किसान सम्मान निधि। इस योजना तो सभी वाकिफ़ हैं कि देश के गरीब किसानों की आर्थिक सहायता पहुंचाना और उनकी आय दोगुनी करना इसका मेन लक्ष्य था। और इसमें 6,000 की 3 किस्तें प्रतिवर्ष देना सरकार का लक्ष्य है। 2-2 हज़ार करके 3 किस्तों में डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये 3 किस्तों के माध्यम से 6,000 रुपये प्रतिवर्ष डालना, ताकि उनकी कुछ मदद हो सके। तो पीएम किसान सम्मान निधि 24 फरवरी 2019 को ये योजना आई। अगली योजना कौन सी हमारी है? जिला आकांक्षी जिला कार्यक्रम। ये जनवरी 2018 में स्टार्ट हुआ, जनवरी 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम। इसका मेन लक्ष्य क्या था दोस्तों? ये नीति आयोग द्वारा स्टार्ट करी गई और इसमें 115 अल्प विकसित जिलों में यह कार्यक्रम शुरू किया गया। और यूपी के मुख्य रूप से 8 जिले। दोस्तों इसका मेन क्या था? आकांक्षी जिला कार्यक्रम का यही उद्देश्य था, जो हमारे अल्प विकसित जिले हैं उनको विकसित करना। जो चिन्हित किए गए थे 115 जिले पूरे भारत में, तो उसमें से जो है यूपी के 8 जिले थे। यूपी के 8 जिले, इतना याद रखिए कि यूपी के 8 जिले थे। उसमें वाराणसी था, शायद इलाहाबाद था, ठीक है, कानपुर था, ऐसे 8 जिले उसमें थे जो अल्प विकसित थे। तो उनको विकसित करना इसका मेन लक्ष्य था। अगला दोस्तों है हमारा आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। ये दोस्तों वो जिले से संबंधित था, उसी की तर्ज पे ये आया आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। तो ये कब आया? जनवरी 2023 में आया। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम कब आया? जनवरी 2023 में आया। ठीक, जनवरी 2023 में आया। वो 2018 में आया, उसी की तर्ज पे ये 2023 में। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से क्या था? अल्प विकसित ब्लॉकों को सामाजिक आर्थिक बुनियादी ढांचा तैयार करना। अल्प विकसित ब्लॉकों का सामाजिक आर्थिक बुनियादी ढांचा तैयार करना। और ये जो है मुख्य रूप से कार्यक्रम कितने ब्लॉकों में चला गया? ये चलाया गया 500 ब्लॉकों में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है दोस्तों, 5 स्टार है। इसको तो लगभग पूछ ही देता है किसी ना किसी एग्जाम में। ठीक है, आप लोग इसको तो याद रखिए। ये योजना जो है 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से स्टार्ट करी गई। तो इस योजना को तो याद रखिएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब आई? 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जो लैंगिक समानता लाना या लिंगानुपात में कमी लाना। जो शिशुओं की, जो लड़कियों की, दोस्तों देखिए हमारे कई ऐसे राज्य हैं जिसमें जो है पुरुषों और क्या नाम महिलाओं की संख्या में बहुत बड़ा अंतर होते चला जा रहा है। ठीक है, तो उसमें कमी लाना कि पुरुष ज़्यादा होते चले जा रहे हैं और लड़कियों को उनको जन्म से पहले ही मार देते हैं कई राज्यों में इस तरह से, या लड़कियों को शिक्षा पे ध्यान नहीं देते हैं। तो इसका मेन मुख्य उद्देश्य यही था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ठीक है, बेटियों को पढ़ने का भी वो, जैसे हरियाणा है तो स्टार्ट कहाँ से हुई दोस्तों? ये हरियाणा से स्टार्ट हुई। यहाँ का लिंगानुपात कितना दोस्तों? कम है, 879। यूपी का भी दोस्तों बहुत ज़्यादा नहीं है, 912 है। तो यहाँ भी चिंता की स्थिति। सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ का है? केरल का है, 1084। उसके बाद तमिलनाडु का है। केरल का 1084 है, लेकिन हरियाणा का 879 है। काफ़ी इसकी दयनीय स्थिति है, सबसे पीछे है हरियाणा। तो यहीं से ये स्टार्ट हुई योजना, हरियाणा के पानीपत से। कब? 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत हुई। अब एक योजना आई दोस्तों, मध्याह्न भोजन योजना। ये क्या नाम, ग्रामीण जो क्षेत्र हैं वहाँ पे जो सरकारी स्कूल हैं उनमें भोजन की व्यवस्था, जो मिड डे मील की व्यवस्था, जो लंच के समय भोजन की व्यवस्था कराना, इसका मेन वो था। तो ये योजना कब आई थी? 15 अगस्त 1995 को। याद रखिए, कल 15 अगस्त है दोस्तों, तो उसी के अवसर पे ये योजना आई, 15 अगस्त 1995 को। ठीक है, 15 अगस्त 1995 को ये योजना आई। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? भूख और कुपोषण को समाप्त करना।
भूख और कुपोषण को पहला। दूसरा क्या था, स्कूलों में नामांकन वृद्धि करना, ठीक। तीसरा था कि जातियों के बीच जो समाजीकरण में सुधार है उसको करना, ठीक है, समाजीकरण को उसमें सुधार करना। चौथा क्या था, महिलाओं को जमीनी स्तर पर रोजगार प्रदान करना। इसके 4 उद्देश्य थे। देखिए, जो ग्रामीण क्षेत्र में भूख से संबंधित बच्चों को जो भोजन नहीं, पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता, तो लंच में कम से कम सरकार को ये लगा 15 अगस्त 1995 को कि लंच में कम से कम भोजन अगर बच्चों को मिल जाएगा तो वो कुपोषण वाली जो समस्या है उसमें दूध की व्यवस्था थी, केले की व्यवस्था थी और भोजन की व्यवस्था थी, ठीक है। तो इस तरह से अगर उनको भोजन मिल जाएगा तो कुपोषण वाली शायद समस्या हम कम कर पाएंगे। तो यही मेन इसका एक प्रथम उद्देश्य था। दूसरा क्या था, स्कूलों में नामांकन बढ़ाना, कि बच्चे स्कूल ही नहीं जाते थे। अब जब भोजन की व्यवस्था कर दी गई, दोपहर में उनको भोजन मिलेगा, तो इस वजह से जो है वहाँ नामांकन बढ़ने लगा। चौथा काम हमारा क्या, गांव में दोस्तों बहुत जातिगत व्यवस्था, बहुत जैसे कोई एससी से आता, कोई ओबीसी, कोई जनरल से, तो इनके बीच में बहुत मतभेद था। तो अगर एक ही स्कूल में जाएंगे, एक ही जगह बैठेंगे, एक ही क्लास में बैठेंगे बच्चे, तो बच्चों में थोड़ा सा सामाजिक सुधार होगा। तो ये तीसरा इसका उद्देश्य था। चौथा उद्देश्य क्या था, महिलाओं को जमीनी स्तर पर रोजगार देना। अब इसका रोजगार से या इसमें क्या मतलब है कि जो एक महिला है, या कहें जब भोजन बनेगा दोपहर में बच्चों के लिए, जैसे बच्चे होंगे उस आधार पर कोई ना एक आध महिला को वहाँ पे नियुक्त किया जाएगा खाना बनाने के लिए, और उसको कुछ रोजगार मिलेगा। तो ये मेन वो था कि वो वहीं गांव में 1 या 2 महिलाएं जो भी वहाँ जितने संख्या के आधार पर नियुक्त की जाएंगी तो उसको रोजगार मिल जाएगा। तो ज़मीनी स्तर पर रोजगार देना। तो इसका स्टार्ट कब हुई थी, 15 अगस्त 1995 को, और ये 29 अगस्त 2021 को योजना को नाम दे दिया गया, पीएम पोषण निर्माण योजना कर दिया गया। अब इस योजना का नाम बदल दिया गया, इसका नाम रख दिया गया पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना, 29 सितंबर 2021 को। अब दोस्तों 30 से ज़्यादा जो कम बच्चे हैं जिन स्कूलों में, वो तो स्कूल ही सरकार बंद कर रही है। तो इस वजह से तो ये थोड़ी सी मतलब चिंताजनक विषय तो है, निकले अब बच्चे ही नहीं हैं तो क्या हो सकता है। लेकिन जहाँ पे 30 से अधिक बच्चे हैं वहाँ भी स्कूल चलेंगे, लेकिन 5000 से अधिक स्कूल शायद बंद किए जा रहे हैं, और मॉडल स्कूल का जो इसमें वो लाया गया है। अब जल जीवन मिशन, अगला दोस्तों हमारा क्या है, जल जीवन मिशन। अब इसमें जल जीवन मिशन 2 हैं, 2 याद रखिएगा, एक तो शहरी था, एक ग्रामीण था। तो शहरी वाले में सिर्फ डेट याद रखिए, 15 अगस्त 2021 से 22 के बीच चला। निखिल जो हमारा ग्रामीण वाला है ये याद रखिए, 15 अगस्त 2019 से स्टार्ट हुआ, 15 अगस्त 2019 से जल जीवन मिशन। इसका उद्देश्य क्या था, 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में नल जल कनेक्शन देना। नल से मतलब जल उनके घर में पहुंचाना, ठीक है, 2024 तक। लेकिन अब इसको बढ़ा के शायद 2028 कर दिया गया है। जो जल जीवन मिशन है इसको 2000 ग्रामीण वाले को 2028 कर दिया है। तो ये हमने सारे दोस्तों जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण योजनाएं थी उनको हमने टॉपिक वाइज देख लिया, कौन सी योजना, बेटी बचाओ, मध्याह्न भोजन, इस तरह की जल जीवन मिशन, सारी योजनाएं देख ली। अब दोस्तों देखते हैं इनका एक लिस्ट वाइज देख लेते हैं कि कौन सी योजना कब आई, उसकी तिथि क्या थी और उसका उद्देश्य क्या था मोटा मोटा। तो ये देख लेंगे, जल्दी से रिवाइज हो जाएगा। देखिए जनधन योजना हम लोगों ने ऊपर पढ़ा भी है, ये 28 अगस्त को आई। जो जनधन योजना है ये कब आई, 28 अगस्त को आई। इसका मेन उद्देश्य क्या था कि ग्रामीण परिवारों के जो है खाते खुलवाना, ठीक है। और मेक इन इंडिया ये कब आई, ये 24 सितंबर 2014 को आई। इसका जो है मेन उद्देश्य क्या था मेक इन इंडिया को, कि देश में मैन्युफैक्चरर हब के रूप में इसको बढ़ावा देना। मेक इन इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखिए 25 सितंबर 2014 को। अगर 2014 में एक योजना याद रखनी है तो एक तो याद रखिए जनधन योजना, और दूसरी ये याद रखिए मेक इन इंडिया योजना, 25 सितंबर 2014, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेक इन इंडिया कब आई, 25 सितंबर 2014 को। और देश को मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में बढ़ावा देना, ठीक है। देश में स्वदेशी का निर्माण करना है, अपने देश में ही चीज़ों का निर्माण करना है, मेक इन इंडिया इस योजना का उद्देश्य था मेन। अब स्वच्छ भारत मिशन कब आया दोस्तों, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर को आया। स्वच्छ भारत मिशन कब आया, 2 अक्टूबर को दोस्तों। ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय की व्यवस्था करना, ठीक है। तो इसका मेन वो था, स्वच्छ भारत मिशन का मेन उद्देश्य था।
अगली योजना हमारी कौन सी, आयुष मिशन कब आया, आयुष मिशन कब आया, 15 सितंबर 2014 को आया, 15 सितंबर 2014 का। इसका उद्देश्य क्या था, पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देना। पारंपरिक चिकित्सा पद्धति जो थी हमारी, जो होम्योपैथी है, यूनान है, योगा है, आयुष से इनको बढ़ावा देना मेन रूप से। योगा हो गया, यूनानी हो गया, ये जो पारंपरिक हमारी चिकित्सा पद्धति है, होम्योपैथी हो गया, ठीक है, आयुर्वेद हो गया, तो इन सभी को बढ़ावा देने के लिए आयुष मिशन आया। कब आया दोस्तों, 15 सितंबर 2014 को आया। डिजिटल इंडिया मिशन ये 1 जुलाई 2015 को आया। डिजिटल इंडिया मिशन ये 1 जुलाई 2015 को आया। इसका मेन क्या उद्देश्य था, सरकारी कामकाज में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना। ठीक। प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन, आप ध्यान रखिए, ये 15 जुलाई 2015 को आया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए 2015। इसका मेन उद्देश्य क्या था, युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करके कुशल श्रमिक बनाना। मेन उद्देश्य का क्या था, युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करके कुशल श्रमिक बनाना। अब स्टार्टअप इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार है। स्टार्टअप इंडिया कब आई, 16 जनवरी 2016 को आई। 16 जनवरी से याद रखिए, 16 जनवरी 2016। नए उद्यमों को बढ़ावा देना। और स्टार्टअप डे भी दोस्तों 16 जनवरी को मनाया जाता है। 16 जनवरी को ही स्टार्टअप डे मनाया जाता है। स्टार्टअप डे 16 जनवरी को मनाया जाता है, तो इससे याद रखिए 16 जनवरी को स्टार्टअप डे। नए उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए ये है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। अब सुकन्या समृद्धि योजना, ये 22 जनवरी 2015 को आई। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को। लड़की के नाम 10 वर्ष की कम आयु में बैंकिंग खाते खोलने से संबंधित थी योजना। ठीक है, उनको मतलब 10 वर्ष से कम उम्र में लड़की का खाता खुल जाए, उसके खाते में कुछ सरकार कुछ राशि देगी और कुछ हम लोग जमा करेंगे, उसका मेन यही उद्देश्य था, सुकन्या समृद्धि योजना। अब अगली योजना हमारी कौन है, दीनदयाल स्पर्श योजना। ये 3 नवंबर 2017 को हुई, दीनदयाल स्पर्श योजना। छात्रों में मतलब मेन रूप से छात्रों में डाक टिकट की संग्रह में रुचि बढ़ाना। मतलब कुछ छात्रों की ये इच्छा नहीं होती है कि नई नई टिकटें लाते हैं और उनको संग्रहण करते हैं और इकट्ठा करके रखते हैं, तो उनमें डाक टिकट के संग्रह की रुचि को बढ़ाने के लिए ये आई मेन। अगली है दोस्तों हमारी भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना ये कब आई दोस्तों, ये 24 अक्टूबर 2017 को। इसका मेन उद्देश्य क्या था, जो हमारा दक्षिण पश्चिम गलियारा है उससे इतर जो और मतलब जो रोड हैं उनको बनाने के लिए, राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के लिए, जैसे जो हम पूर्वोत्तर भारत जाते हैं तो उसके लिए और कई सारे मतलब जो है राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करने के लिए ये भारतमाला परियोजना आई। कब आई, 24 अक्टूबर 2017 को। 24 अक्टूबर 2017 को यह योजना आई। आयुष्मान भारत जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इसको बोलते हैं, आयुष्मान भारत मिशन इसको बोलते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये कब आई दोस्तों, 23 सितंबर 2018 को आई। इसका मेन उद्देश्य क्या था, 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख तृतीय स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना आई। ठीक है। अब पर्वतमाला, एक भारतमाला थी, ये पर्वतमाला है। पर्वतमाला इसका मेन उद्देश्य क्या था, राष्ट्रीय रोपवे का विकास करना। 1 फरवरी 2022 को आई। इसका मेन उद्देश्य क्या था कि पर्वतों से एक पर्वत से दूसरे पहाड़ पर्वत पे जाने के लिए जो रोपवे नहीं बनाए जाते, देखा होगा कि तार के माध्यम से एक टैक्सी टाइप के ऊपर लटक रही होती है, वो तार के माध्यम से दूसरे पहाड़ पे जाती है, दूसरे पर्वत पे जाती है। तो इसका राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम था। तो ये कब आया था, 1 फरवरी 2022 को। जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जो पहाड़ी राज्य हैं उनके रोपवे का विकास करने के लिए ये मुख्य रूप से ये पर्वतमाला परियोजना आई। ठीक है, एक पर्वत से दूसरे पर्वत पे, क्योंकि वहाँ पे रोड की सुविधा उतनी नहीं है, तो किसी व्यक्ति को इस पहाड़ से उस पहाड़ पे जाना है, तो उसके लिए ये योजना आई थी पर्वतमाला परियोजना 1 फरवरी 2022 को। अब एक योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक स्टेशन एक उत्पाद योजना। देखिए, आप किसी भी स्टेशन पे आप जाएंगे, वहाँ देखेंगे एक स्टेशन एक उत्पाद। ठीक है, तो वहाँ पे उस जिले का जो उत्पाद होगा, वहाँ से संबंधित जो उत्पाद होगा वो वहाँ पे स्टॉल वगैरह होगी, उसमें वो चीज़ें होंगी। ठीक है, तो ये कब स्टार्ट हुआ, 1 फरवरी 2022 को इसकी घोषणा हुई और ये लॉन्च कब हुई, 9 दिसंबर 2022 को। ठीक है, अब अगली दोस्तों क्या है, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन आया। ये कब आया दोस्तों, देखिए इसमें योजनाएं भी हैं, मिशन भी हैं और विकास कार्यक्रम भी हैं। तो ये कब आई, 1 फरवरी
2023 को। दोस्तों 2023 का जो बजट था उसमें भी इसकी बात करी गई थी। तो सिकल सेल एनीमिया से प्रभावित जो 40 वर्ष तक की आयु, 0 से 40 वर्ष तक की आयु के जो 7 करोड़ लोग हैं, उनको सार्वभौमिक जांच एवं उपचार करने के लिए योजना आई। 1 फरवरी 2023 को ये योजना आई। ठीक है, अगली योजना हमारी कौन सी है? धन धान कृषि योजना। ये कब आई दोस्तों? ये 2024-25 के बजट में इसका वो किया गया है। अब भारत पुस्तक योजना, ये भी 2024-25 में। इसका मेन उद्देश्य क्या है? स्कूली और उच्च शिक्षा के लिए डिजिटल रूप से भारतीय भाषाओं में पुस्तकें एवं भारतीय भाषाओं में पुस्तकें डिजिटली रूप से उपलब्ध कराना जो है, इसका भारतीय भाषा पुस्तक योजना का मेन वो है। ज्ञान भारतम मिशन। ज्ञान भारतम मिशन कब आया दोस्तों? ये 2025 से 2026 के बजट में इसका उल्लेख किया गया, ज्ञान भारतम मिशन। ठीक है, अगली हमारी क्या है? हरित हाइड्रोजन प्रमाणन। हरित हाइड्रोजन प्रमाणन कब है? ये दोस्तों 29 अप्रैल 2025 को आया, हरित हाइड्रोजन प्रमाणन मिशन। यह योजना 29 अप्रैल 2025 को। भारतीय भाषा पुस्तक योजना, इसका मेन उद्देश्य क्या? उद्देश्य पूछेगा, डेट इसमें नहीं पूछेगा, क्योंकि ये 2025-26 के बजट में है। ये उसकी स्कूली और उच्च शिक्षा में जो डिजिटलीकरण है, उससे डिजिटलीकरण से रूप से पुस्तकें उपलब्ध कराना है, इसका मेन वो है। तो ये दोस्तों हमने केंद्रीय योजनाएं देखी। आगे हम लोग दोस्तों राज्य की भी योजनाएं देखेंगे। अभी के लिए दोस्तों आज ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग जो है कहेंगे कि बहुत लंबा वो हो चुका है। तो अब देख लेते हैं कौन कौन से हमारे टॉपिक हो गए। उसके बाद जो अगले टॉपिक हैं, अगले वीडियो में सारे टॉपिक हम लोग कंप्लीट करने वाले। आज हमारे कौन कौन से टॉपिक हो गए दोस्तों, एक बार देख लेते हैं कौन कौन से हमारे टॉपिक हो गए। तो आज हमारे टॉपिक, एक तो रिपोर्ट हो गई, ठीक है, रिपोर्ट सूचकांक हो गए, एक चर्चित स्टैचू हो गए, महत्वपूर्ण पुरस्कार एवं सम्मान हो गए, रामसर स्थल हो गए, और केंद्र की योजनाएं हो गई। ठीक है, तो अभी हमारा यहाँ तक हो गया। ठीक है, इस जगह तक हमारे हो गए। अभी अगले वीडियो में हम ये सारे टॉपिक जो सैन्य अभ्यास हो गए, पुस्तक हो गई, लेखक हो गए, ये सारे करने वाले हैं। तो आज का वीडियो जिन लोगों को अच्छा लगा हो वो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस तरह की जो है वीडियो पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आप लोगों को जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत सारे लोग हैं वीडियो देखते हैं चले जाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है प्रश्न कोश ऑफिशियल नाम से, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, वहाँ से जाके उसको ज्वाइन कर लें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।